अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फटी पतंग पर फिर से चेपियां लगाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 5 धड़ों में बट चुकी थी ये पार्टी, वोट बैंक तकसीम हो चुका था। 30 साल बाद शहर में तहरीक इंसाफ से शिकस्त हुई थी, लेकिन अब MQM में नई रूह फूंकी जा रही है। मुत्तहिदा फिर से मुत्तहिद हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दोनों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए सब बता रहे हैं कि इतवार को PSP और तंजीम बहाली कमेटी फिर से MQM में जम होने जा रही है। इस कारनामे का क्रेडिट जाता है ख़ास हल्कों के मंजूर नज़र समझे जाने वाले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को। और हैरान कुन बात है, जिन खास पर इल्ज़ाम है उन्होंने MQM के दफातर आज तक बंद रखे हुए हैं। जिन्होंने 2018 में MQM का हिस्सा तहरीक इंसाफ की झोली में डाला, वो आज क्यों मुबैना तौर पर उन्हें फिर से एक करना चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने MQM को बनाया और आज भी तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए सबको इकट्ठा किया जा रहा है। अगर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार साथ आ जाएं तो आमिर खान का हाथ छूटने का अंदेशा है, क्योंकि इत्तलात हैं कि वो इस पेज पर, बल्कि ये जो सब एक पैचअप होने जा रहा है, इस पर काफ़ी नाराज़ हैं। 40 साल सियासत में MQM ने कई नशेबो फराज देखे हैं। ये मुल्क की तारीख की वाहिद जमात है जिसने तलबा सियासत के वतन से जन्म लिया। 11 जून 1978 को अल्ताफ़ हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और सिर्फ 6 साल के मुख्तसर तरीन अरसे के बाद सन 1984 में इस तलबा तंजीम ने महाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मुल्क की सियासत में बाकायदा तौर पर कदम रखा और सिर्फ 8 बरस बाद तंजीम में पहली फूट पड़ गई। आफाक अहमद और आमिर खान ने बानी से इख्तिलाफ करते हुए अपनी राहें अलग कर ली और महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रखी गई। मौजूदा वफाकी वजीर अमीनुल हक समेत कई दीगर अहम रहनुमाओं ने भी इसमें आमिर खान और आफाक अहमद का साथ दिया था। 1992 में ऑपरेशन के बाद MQM ने लसानी सियासत से निकलकर कौमी सियासत में कदम रखने का फैसला किया और अपना नाम महाजिर कौमी मूवमेंट से बदलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया। 1992 में होने वाला ब्रेकअप तकरीबन 20 साल बाद पैचअप में तब्दील हुआ, जब सन 2011 में आमिर खान ने जेल से छूटते ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर ली। आमिर खान अपने सैकड़ों साथियों समेत सरेआम माफ़ी मांगने के बाद MQM में वापस लौट आए। आमिर खान की वापसी के सिर्फ 2 साल बाद MQM का बड़ा नाम साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल पार्टी और मुल्क दोनों ही छोड़ गए। हालांकि वो उस वक्त सेनेट के रुकन थे, लेकिन कहा यह जाता है कि ये सेनेटरशिप सिर्फ इसलिए मिली कि मेयरशिप से जो नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची की सियासत में बनाया था वो बानी MQM के लिए नाकाबिल कबूल था। मुस्तफ़ा कमाल को सेनेटर बनाकर इस्लामाबाद भेजने का मकसद उन्हें कराची की सियासत से साइडलाइन करना था। माजी में इमरान फारूक और अजीम अहमद तारिक ने पार्टी में कद निकाला तो उनका जो अंजाम हुआ वो तारीख के औराक में लिखा जा चुका है। मुस्तफ़ा कमाल 3 साल खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटे तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ MQM के अहम रहनुमा अनीस कायम खानी भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल अगर अवाम में मकबूल थे तो अनीस कायम खानी तंजीम के अंदर बहुत अहमियत के हामिल थे। यही वो वक्त था जब MQM दूसरी बार टूटी और दोनों ने पाक सरजमीन पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। MQM में तीसरी फूट उसी साल उस वक्त पड़ी जब बानिए MQM ने कराची प्रेस क्लब पर रियासत मुखालिफ तकरीर कर डाली। इस बार चंद रहनुमाओं ने नहीं बल्कि पूरी की पूरी MQM ने ही अपने बानी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था और यूं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन सामने आए। फारूक सत्तार को पार्टी की सरबराही तो मिल गई, लेकिन ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। फारूक सत्तार ने MQM को मजबूत बनाने के लिए सबको मुत्तहद करने की कोशिश शुरू कर दी और 1 साल बाद मुस्तफ़ा कमाल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सियासत में धमाका कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने 2018 का इलेक्शन एक नाम, एक मंशूर और एक निशान पर लड़ने का ऐलान किया था। एक मंशूर, एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वज़ा करें। आने वाले इंतखाबात में और इंतखाबात से पहले और उसके बाद हमेशा हम एक मंशूर, एक सिंबल, इंतखाबी निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। लेकिन फारूक सत्तार साहब की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया नाज़रीन, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वाज़ेह कर दिया कि सियासी जद्दोजहद एक प्लेटफॉर्म से तो होगी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म MQM हरगिज़ नहीं होगा।
MQM अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। तो डेफिनेटली हम जब ये जद्दोजहद करेंगे तो फारूक भाई हो सकता है कि PSP को ना माने, तो हम ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम MQM नहीं होगी। इसलिए कि हमारा और इस बात का एग्रीमेंट है, इस बात की बात है। और इस सारी एपिसोड के बाद फारूक सत्तार साहब पर उंगलियां उठने लगी। राबता कमेटी के कई अराकीन नाराज हो गए। मुस्तफ़ा कमाल भी चुप नहीं रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब पर इल्जामात की बारिश करते हुए कहा कि ये पैचअप फारूक सत्तार साहब की ख्वाहिश पर एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। 8 महीने की तवील मुशावरत के बाद पैचअप का ऐलान किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया है और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया है। कामरान टिसोरी साहब की मशहूरत आपको पता है सब लोगों को। ये 8 महीने जो मैं गिन रहा हूं तो 8 महीने का ही सफर है ना कामरान टिसोरी साहब का। उस वक्त भी मुत्तहिदा धड़ों को मिलाने में कामरान टिसोरी का नाम आ रहा था, जो फारूक सत्तार साहब के इंतहाई करीबी समझे जाते थे। और यही वो शख्सियत थी जिसको सेनेटर बनाने के चक्कर में फारूक सत्तार के हाथ से पार्टी की सरबराही छूट गई थी। पार्टी ने फारूक सत्तार को लीडर मानने से इनकार कर दिया था। मामला इलेक्शन कमीशन में गया, जहां फारूक सत्तार के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई और जून नवंबर 2018 में फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत ही खत्म कर दी गई। MQM ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी का नया सरबरा मुंतखब कर लिया और पार्टी बदर होने वाले फारूक सत्तार ने MQM बहाली कमेटी के नाम से एक अलग ग्रुप कायम कर लिया। उस वक्त MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, MQM हकीकी, MQM तंजीम बहाली कमेटी और पाक सरजमीन पार्टी के नाम से 5 धड़े मौजूद हैं। इनमें से 3 धड़े तो मुश्तरका जद्दोजहद पर लचक दिखा चुके हैं, लेकिन पार्टी के सबसे पहले बागी आफाक अहमद अब तक खामोश हैं। इस तमाम सिनेरियो पर बात करने के लिए मुझे सीनियर सियासतदान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। फारूक भाई, मैंने सीनियर सियासतदान आपको इसलिए कहा क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस बात का जवाब आपसे ही ले लूँ। क्या पीर से सर हम आपको फिर MQM का सीनियर रहनुमा कहने लगेंगे सर? देखिए, मैं तो कल भी ख़ुद को MQM से अलग नहीं समझता था, आज भी नहीं और आइंदा भी नहीं। इसीलिए मैंने कोई नई जमात नहीं बनाई। फिर मेरे विज़न में अल्लाह का फजलो करम है, सीनियरिटी कहें, तजुर्बा कहें, जो जायज़ा लेके तज़िया करने का अल्लाह ताला ने एक वो दिया है। तो मैंने तो 2.5 साल पहले ये कोशिशें शुरू कर दी थी कि MQM के तमाम धड़ों को एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर जम होना होगा, एक जगह पर जमा होना होगा, ताकि लोगों के साथ जो एक फासला कायम हो गया है, लोगों से हम डिसकनेक्ट हो गए हैं और उनके अब बुनियादी मसाइल हल कराने की हमें वो सकत, वो हिम्मत और शायद हमारा जो विल है, इरादा, उसमें भी कहीं कमज़ोरी आ गई है। तो जो मेन MQM पाकिस्तान है, तो मैं ये उनसे मिन्नतें करता रहा खालिद भाई को कि मेरे साथ बैठे, और फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास भी इलेक्शन के बहाने से मैं चला गया और मैंने कहा कुछ नहीं तो 1 सीट 1 कैंडिडेट, एक हल्का, एक उम्मीदवार पे करें। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये खला जो कराची का है, ये पूरे मुल्क के मैंने ये सारा सिलसिला अपने इब्तिदाइये में बताया। मुझे ये बताइए कि अब पीड़ से क्या देख रही हूं मैं कि आप PIB के बजाय आप बहादुराबाद में जाकर बैठेंगे, तंजीमी मामलात सारे MQM के देख रहे होंगे आप। देखें, अगर सारी बातें तय हैं, सारे फरीक आमादा और तैयार हैं, तो वो रस्म तो अदा होगी ना। कोई मॉडस ऑफ ऑपरेंडाई, कोई तरीका, प्रोसीजर तो तय हुआ होगा। कुछ थोड़ा सा कामों की तकसीम के हवाले से फैसले हम किस तरह इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू नैरेटिव और विजन है कि आखिर हम किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि MQM कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, तकसीम से तकसीम तर होती चली गई, लेकिन इस हालात को और देखें कोई और जमात भी इसे पूर्ण ना कर। देखें, मेरी बात सुने, कोई और जमात को तस्लीम कर लिया। देखें कोई और जमात भी इसे पुर नहीं कर सकी, तो पहले इस खला को पुर होना चाहिए। और एक MQM का यह सासा नजरिया था कि एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल, उसी का दोबारा इजरा होना चाहिए। और अब हमारी उम्र के रहनुमाओं से, कारकुनों से बात 35-40 साल से कम उम्र के लोगों को तंजीमी सतह पर भी और सियासी नुमाइंदगी में भी मुंतकिल होनी चाहिए। ये हमारा गोल और विजन होना चाहिए, तंजीमी एतबार से, सियासी एतबार से। मेरा तो असल खुलासा
खुलासा ये है, ताकि मैंने 23 अगस्त को लंदन से अलग होकर अगर एमक्यूएम को बचाया था, तो एक बार फिर मैं एमक्यूएम को बचाने के लिए एमक्यूएम में वापस जाकर एक एमक्यूएम के कौमी किरदार को उजागर करना चाहता हूं। आपने और मुस्तफा कमाल साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही को तस्लीम कर लिया। मेरे ख्याल में आपका ये सवाल मुझसे तो बनता ही नहीं है। मैंने तो जब मेरे घर आए थे कुछ माह पहले, जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो मैंने 3 नशिस्तों में उनसे कहा कि मुझे आपकी कन्वीनरशिप नहीं चाहिए, मेरा सरबराही का झगड़ा नहीं है, मेरे लिए किसी पोजीशन का भी झगड़ा नहीं, लेकिन नैरेटिव, विजन और आगे का रोड मैप अगर हम ये तय कर लें तो हम 40 ओवर खेल चुके हैं, 10 ओवर रह गए, पिछली गलतियों से गुरेज करना है और इस मैच को भी बचाना है और अगले मैच की टीम। क्या हम अगले के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, हाँ या नहीं? है ना, उसमें हाँ, उसमें कोई अवामी नहीं है, मुझसे तो ये सवाल होना नहीं चाहिए। हाँ मुस्तफा भाई बताएं कि वो जी नए सेटअप में सर आपको पार्लिमानी और सिफारती कमेटी का सरबराह मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब को तंजीमी उमूर दिया जाना है, ऐसे मामला तय हुए हैं? देखें, कम से कम हम सब अभी तक एक साथ नहीं बैठे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वाली जो कामों की तकसीम है, गवर्नर कामरान टिसौरी भाई का इसमें बड़ा मौसर किरदार है और जाहिर है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं जो 2.5 साल से मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस तरह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये मेरा ज़ाती विजन नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत, और शायद ये पाकिस्तान की अब कौमी ज़रूरत बन गई है, इसीलिए हर तरफ से मुझे हिमायत और तायीद मिलती नज़र आ रही। हम जहाँ जाते, किसी तकरीब में, किसी इलेक्शन में भी मेरे कैंपों में लोगों ने आके जब तक आप एक नहीं होंगे। ऐसे बता दें, आपको ये ऑफर हुई है कि पार्लिमानी उमूर जो होंगे वो आप देखेंगे? देखिए, अभी तक ये वाली बात हुई नहीं है। मैं इससे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ विजन में, नैरेटिव में, रोड मैप में। मैंने तो आपसे बार बार कहा उसको हमें फोकस करना है। ये सारी चीजें हम तय कर सकते हैं, इतने बुर्दबार, इतने मैच्योर, इतने सालों का तजुर्बा रखते हैं। इन चीजों पर अगर हम आपस में लड़ेंगे और लड़ने बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर हमने अपनी जात में ही समंदर को बंद करना है, लोगों को इससे इस्तेफादा करना है। आगे लोग क्या होगा सर? आमिर खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि इससे पहले भी जो मर्जर हो रहा था आपका, उस पर उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे सर। देखें, आमिर खान भाई हों या तंजीम के कोई भी साथी हों, वो भी इस सारी जो सूरत हाल हो रही है उसमें मुझे नहीं मालूम कि खालिद मकबूल भाई के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो खालिद नज़र नहीं आ रहे, और नज़र नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, ये मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो ये तो राब्ता कमेटी किसी का भी फैसला करेगी भाई। देखिए, मेरा फैसला भी राब्ता कमेटी ने किया, गलत किया, सही किया। क्या होगा सर? देखिए, मैं किसी के मुस्तकबिल के बारे में मैं क्यों जज बनूं, फैसला दूं? ये मेरा इख्तियार नहीं है, ना मेरा मनसब है, ना मुझे करना चाहिए। हाँ जी सही। फारूक भाई, ये बताइए, इस वक्त जो तमाम मामलात हैं, तमाम एमक्यूएम के जो धड़े हैं, उनको एक करने में कामरान टिसौरी साहब, गवर्नर सिंध, इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं। लास्ट जो आपका मर्जर मुझे याद है, आप लोगों का पैचअप हुआ, फिर एक दिन के बाद ही ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप जब हुआ उसके बाद मुस्तफा कमाल के जी ये हम लोगों को एक करने में या मिलवाने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, और उसमें जो अहम किरदार रोल प्ले कर रहे थे वो कामरान टिसौरी साहब कर रहे थे। क्या इस बार भी यही सिचुएशन है सर? देखें, मुझे नहीं मालूम कि मुस्तफा कमाल भाई ने इतनी वजाहत और उससे जो है ये वाली बात उस वक्त कही थी। मेरे ख्याल में इस तरह का स्टेटमेंट उनका नहीं है। हाँ, शायद एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ कहीं पर आया हो कि उनका कोई रोल या किरदार था, लेकिन मैं तो ये कहूँगा, मुझे बहुत सारे जो कराची के सोशल गेट टुगेदर्स में जो लोग होते हैं, जो मारूफ और जो कराची के शहरी हैं, ताजिर हों, सनतकार हों या दानिश्वर हों, अदीब हों, और फिर इसी तरह सीनियर सहाफ़ी हों, मीडिया के लोग, उनका मशवरा मुझे था कि देखिए, आप जब तक पीएसपी के साथ पैचअप नहीं करेंगे आपको स्पेस नहीं मिलेगी। जो स्पेस मुझे नहीं मिल रही थी ना, लंदन से अलग होने के बावजूद स्पेस नहीं मिल रही थी, वो उस वक्त की जो पॉलिसियां ओवरऑल रही थी, तो मैंने ये चांस लिया था। लेकिन उस वक्त शायद मुस्तफा भाई ने थोड़ा ओवरडू किया, मुझे उसकी अब कोई शिकायत नहीं है, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता। और इसी तरह आमिर खान भाई ने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक अलग रास्ता लिया, तो वो फेल हो गया। और वो कबल उस वक्त भी था, वो इलेक्शन के वक्त सीट एडजस्टमेंट होती ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब जो वक्त है, अभी भी बहुत देर हुआ है, लेकिन वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, मगर इसके साथ नाउ और नेवर सिचुएशन है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये ट्रेन आके रुकी है, शायद इसके बाद मुझे नहीं पता कब इस स्टेशन पे ट्रेन आएगी, और इस ट्रेन में सबको बैठकर इसका कंट्रोल लेकर मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पर और पतंग के निशान पर, सर इस पर वो राजी हो गए, मुत्तफिक हो गए? क्योंकि माजी में यही एक बड़ा मसला था सर।
देखिए, मैं उनको करना चाहूँगा कि माजी में उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट वाली बात होती है ना। और प्रैग्मेटिज्म तो एक ऐसी बात है कि जिस पर भी आजकार हो जाए। देखिए, जुनैद जमशेद के पहले क्या थे, फिर उसके बाद वो तबलीगी जम गए, नात हम शरीफ, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे पहले गलत थे अब सही हो गए, लेकिन वक्त की देखिए सियासी कारकुन को वक्त की नब्ज पर उसका हाथों लोगों बड़ा सादा सा सवाल है सर, पहले जिस पर एतराज था अब उस पर मुत्तफिक हो गए हैं। देखिए, मैं देखिए, तो उसका जवाब तो ब्रीफ वो देंगे, जस्टिफिकेशन आप मांगेंगी तो देंगे, रीजन वो देंगे। मैं तो एक सियासी मुबस्सिर के तौर पे ये कह सकता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, और ये सबको मैंने तो मैं आपको चले एक राज से पर्दा उठाता हूं, एक राज से पर्दा उठाता हूं। जब मैंने लंदन से पार्टी को अलहदा किया और पाकिस्तान से चलाने का फैसला किया, तो पूरी राब्ता कमेटी यहां मेरे साथ खड़ी हो गई थी। आपको याद है 23 अगस्त को जो, और इवन एमक्यूएम के बानी अल्ताफ भाई ने भी 24 अगस्त को कहा कि भाई फारूक सत्तार की हिकमत अमली दानिश सही है, आप सब उसको ज्वाइन करें। ये वहां से भी मेरे लिए सपोर्ट आ गई थी। तो इसका मतलब है कि वो मेरी दानिश और हिकमत, मैंने 2-3 माह के अंदर, अगस्त के बाद शायद अक्टूबर या नवंबर में मुस्तफ़ा कमाल भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। वो कहते थे आप पीएसपी में आ जाओ। मैं कहता था नहीं मुस्तफा भाई, एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, एमक्यूएम है। देखिए, मैं बाद में अलग हुआ, लेकिन मैंने नई पार्टी नहीं बनाई। मैं उनसे कहता था नई पार्टी नहीं चलेगी, जो महाजिर आपका मेन वोट बैंक है बुनियादी, फिर जो मजलूम दीगर इकाइयां, फिर कराची शहर के लोग, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, वो इतनी आसानी से किसी और पार्टी को नहीं कबूल करेंगे। आप मेरे साथ आ जाएं, मेरे दस्ते राज बने, मेरे बाजू मुझे मजबूत करें, तो हम मिलकर एमक्यूएम के अंदर जो खराबी बिगाड़े उसको दूर करेंगे, नई क़यादत को लाएंगे। तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी, और वो जो 16 अक्टूबर नवंबर में आपने बात की थी वो अब समझ आ रही है। देखिए, ये मैं क्यों तबसरा करूंगा आ रही है नहीं आ रही है, वो तो मुझे पता है। मेरे खिलाफ भी कुछ थोड़े बहुत वोट चलेंगे, जो मैंने मेरे मुंह से भी कुछ बातें आपके जो मुतालबात थे उनका क्या हुआ सर, उनका क्या हुआ? पार्टी में इलेक्शंस और इसके अलावा करप्शन करने वालों की छानबीन के हवाले से उन मुतालबात का क्या हुआ? किरण नाज, पहले तो अपनी तस्दीक करें, मैंने कभी मुतालबे नहीं रखे, कभी शराइत नहीं रखी, मैंने ज़रूरत को सामने रखा। अल्लाह के फजल करम से जो मैंने जितनी बातें की, जो अभी आपके सामने भी कि नैरेटिव, विजन और रोड मैप, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी 3 मुलाकातें मुझसे की, बहुत मुश्किल से। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक मौका उन्हें भी मिला मुझसे मिलने का, और हमारी मुलाकातें, फिर मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ने लगा, तो वो वही मौका था। लेकिन जो मुझे याद है, एमक्यूएम बहाली कमेटी का तो सर मोटिव यही था क्या मैंने आपसे कहा ना, इलेक्शंस के हवाले से, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की है आपने। जो करप्शंस कर रहे थे उनकी छानबीन की जाए, ये तो मोटिव था ना आपका। अच्छा देखें, ये मोटिव अगर खालिद मकबूल भाई मेरे साथ 3 नशिस्तों में बैठकर बाय एंड लार्ज मेरी सारी बातों को समझ चुके, वक्त की ज़रूरत है, महाजरों की ज़रूरत, वोट बैंक की ज़रूरत, कारकुनों की ज़रूरत, कराची शहर और हमारे जो कौमी किरदार को हमें दोबारा से उजागर करना है, और हमें अपनी तहजीब और तमद्दुन को आगे ला के पाकिस्तान, और ऐसी सियासत को जो साफ़ सुथरी हो, हर तरह के तशद्दुद, जराइम और जो माजी में इल्ज़ामात लगे उनसे एक रीब्रांडेड, रिफॉर्म्ड, एक रीऑर्गेनाइज एमक्यूएम जो पाकिस्तान को इस माशी और सियासी बहरान से भी निकालें, और जो अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है पाकिस्तान में कराची को लेके, कराची में एमक्यूएम की तकसीम को लेके, हम इसमें अपना हिस्सा डाल दें, तो इलेक्शन अभी हो या बाद में हो, लेकिन मेरी इन बातों से इत्तेफाक है सबको। जिस जमात ने एमक्यूएम की एक पॉपुलैरिटी शहर में होते हुए 14 सीटें निकाली थी सर, वो जमात आज कह रही है कि जो मर्जर हो रहा है ना, ये उनको काउंटर करने के लिए हो रहा है। देखिए, जब बाजवा साहब ने जाते जाते कहा था कि भाई उनके ऊपर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम था, क्या सही क्या गलत, इन पे इम्पोर्टेड का इल्ज़ाम है, और माजी में हमसे भी गलतियां हुई हैं, तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों के बीच में से निकालने की पीटीआई की इतनी सीटें नहीं थी जितनी उन्हें दिलाई गई थी। उसमें से एमक्यूएम की भी सीटें उनकी ली गई थी, शायद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की भी एक सीट उनको शायद इजाफी दी गई थी ना। तो फिर लेकिन पीटीआई भी तंजीमी एतबार से मोहल्लों, गलियों, इलाकों में एमक्यूएम के उस खला को पुर नहीं कर सकी। अगर पीटीआई ने ये खला पुर कर दिया होता तो शायद एमक्यूएम के सारे दौड़ों
धड़ों को मिलाने का वक्त गुजर गया होता। आफाक अहमद साहब, महाजर कौमी मूवमेंट, सर उनसे भी फिर कोई राब्ता वगैरह हो रहा है जब सब एक हो ही रहे हैं? तो मैं तो चाहता हूँ, देखें मेरी ख्वाहिश उनसे भी करूँ, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी इस्तकामत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक चीज़ पर खड़े रहे तो खड़े रहे। उनका अभी का नैरेटिव भी मुनासिब है, जो हालात की ज़रूरत है उसके। तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी कोई रोल हमारे साथ होना चाहिए। मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूँ। तो इसका मतलब आप ये गौर करें कि मेरी दानिश बसीरत जो 23 अगस्त को थी उसको पूरी दुनिया ने सराहा। इवन एमक्यूएम के बानी अल्ताफ भाई ने भी कहा ओके। फिर उसके बाद अब अगर आज भी कहीं जाते हैं तो लोग आपसे इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आप सब एक हो जाएं, तो आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपके तवस्सुत से मैं ये चला दूं कि इतवार को आप, मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, राबता कमेटी, ये तमाम लोग जो मुत्तहिदा टूट गई थी वो फिर से मुत्तहिद हो जाएगी। इतवार को सब एक हो जाएंगे, चला दूं? देखें टाइमलाइन अगर मेरे पास नहीं है तो आप कैसे चलाएंगी? मेरे पास कोई फिक्स डेट या दिन नहीं है। तो ये इतवार के दिन अगर कोई इजलास कोई कर रहा है, मेरे पास की कोई मालूमात नहीं है। मैंने तो कहा ना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीएसपी के जो रहनुमा मैं, हमें एक साथ भी एक सिटिंग उसूलन करनी चाहिए। और जो गवर्नर हाउस और कामरान भाई जो रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ मोडालिटीज थोड़ी सी और हम फाइन ट्यूनिंग कर ले, ताकि अल्लाह ना करे हम जब टेक ऑफ करें तो फिर फ्लाइट जो है वो स्मूथ हो और उसमें कहीं बीच में कोई हिचकोले ना आ जाए। यानी मुत्तहिदा की जो फारूक सत्तार साहब आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है, और आप समझते हैं कि इस मर्जर के बाद जो अदम इस्तेहकाम की, सियासी अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन है, उसको बहुत बड़ा काउंटर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, प्रोग्राम के साथ मौजूद थे। तैमूर तारपुर साहब मुझे सूबाई वजीर ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, मुत्तहिदा धड़ों को मुत्तहद करने की कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है इस पर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और हम समझते हैं कि अगर ये मुत्तहद हो रहे हैं और एमक्यूएम की ताकत बढ़ रही है तो हमें इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ रहेंगे और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यही पॉलिसी रही है कि सबको एक साथ लेके चलें। काफ़ी आपने देखा है एमक्यूएम कमज़ोर हो गई थी, अब एमक्यूएम वो भी नहीं रही जिस ज़माने में कुछ अलग सिस्टम होते थे। तो आज एमक्यूएम पाकिस्तान एक साफ सुथरी सियासी जमात है और हम समझते हैं अगर ये मुत्तहद हुए तो भी ये इसी तरह से प्रैक्टिसेस जारी रखेंगे और वही साफ सुथरी सियासत। इस बात से मुझे वो खान साहब का नफीस वाला जुमला याद आ गया एमक्यूएम के लिए, जिस वक्त उनके साथ थे उस वक्त ये कहा करते थे। अच्छा सर, ये जो कुछ कराची में हो रहा है, सियासी लोग आपस में बैठकर सियासी फायदों के लिए फैसले ले रहे हैं या इस बार ऐसा नहीं है? मैं रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो कुछ हो रहा है कराची में, ये सियासी फायदों के लिए मिल बैठ रहे हैं आपस में, या इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि हर वो काम किया जाए जिससे कराची की और कराची के साथ पूरे सिंध की बेहतरी हो। एमक्यूएम के साथ मिलने का भी मकसद मेरे ख्याल से कराची में फ़ायदा है। एमक्यूएम ने रह के देखा इमरान नियाजी के साथ, उसकी गंदी घटिया पॉलिटिक्स, उसका झूठ, उसके फरेब, वो सारे देखे और अब हमारे साथ है। थोड़ा मैं समझता हूँ एमक्यूएम को ट्रस्ट डेफिसिट है। तैमूर साहब, तहरीक इंसाफ समझती है सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो मर्जर हो रहा है ये पीटीआई को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है सर? क्योंकि बिलावल तो कराची से अपना मेयर लाने का ख्वाब देख रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कल भी ये कोशिश थी कि हमारा अपना मेयर आए और हमारी आज भी ये कोशिश होगी कि हमारा अपना मेयर आए। तो उसमें तो हर कोई अपना सियासी फायदा देखता है। अगर एमक्यूएम ने ज्यादा सीटें ली तो ऑफ कोर्स एमक्यूएम का मेयर आएगा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इंशाल्लाह मेयर आएगा। अब ये सोच के पीटीआई को करना है, कॉर्नर करना है, उसके लिए सब हो रहा है, तो मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर अच्छा हो रहा है। और कोई भी चीज जो इमरान नियाजी को, इस जैसे झूठे शख्स को, इस जैसे गिरे हुए इमोरल शख्स को डिफीट देगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई एम श्योर हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तारपुर साहब। प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, मईशत पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं, दहशतगर्द सरहद से दारुल हुकूमत तक आ चुके हैं, सियासी जमातों की चपकलिश ने मुल्क में खाना जंगी का माहौल बना दिया है। इमरान खान हो या पीडीएम, जहां पाकिस्तानी अवाम पहले इन सियासी तजर्बों की भारी कीमत चुका रहे हैं, वहां फिर किसी नए तजर्बे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है।
टेक्नोक्रेट निगरा सेटअप की तजवीज़ ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। एक ऐसा सेटअप जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में एक्सपर्टीज़ रखने वाले अफराद को उनकी सलाहियतों के हिसाब से हुकूमती जिम्मेदारियाँ दे दी जाएँ, टेक्नोक्रेटिक सेटअप कहलाता है। सोवियत यूनियन को दुनिया की पहली टेक्नोक्रेट हुकूमत करार दिया जाता था। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक, चिली, ताइवान और सिंगापुर में मुख्तलिफ अरसों के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत कायम की गई हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां टेक्नोक्रेसी को डेमोक्रेसी का मुतबादिल बनाने की नाकाम कोशिशें भी की गई हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश है, जहां सन 2007 में फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मकबूल तरीन 2 सियासी जमातों अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद और नेशनल पार्टी की सरबरा बेगम खालिदा जिया पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर सियासी लीडरशिप का ट्रायल किया और इख्तिदार 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स के सपोर्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक्सपोर्ट्स कम, करेंसी गिरने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और टेक्नोक्रेट्स कोई माशी करिश्मा नहीं दिखा सके। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के पास इलेक्शन के सिवा कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ने भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई और आज बांग्लादेश का एशिया का इकोनॉमिक टाइगर बनने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की तरह रोमानिया में भी टेक्नोक्रेट्स के जरिए हुकूमत चलाने का तजर्बा नाकामी से दो चार हुआ। टेक्नोक्रेट सेट पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ 75 सालों से डेमोक्रेसी कम और टेक्नोक्रेसी ज़्यादा रही है। 50 की दिहाई में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत बरतरफ करके उनकी जगह ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म नामजद किया, जिनकी कैबिनेट को पाकिस्तान की पहली टेक्नोक्रेट कैबिनेट कहा जाता है। लेकिन ये वाला फार्मूला महज 2 साल में ही नाकामी से दो चार हो गया। साबिक वज़ीर आज़म आई.ए. चंद्रीकर भी टेक्नोक्रेट ही थे, जिन्हें सिर्फ 55 दिन बाद ही घर जाना पड़ा। सदर अयूब खान ने भी हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द की। बाद में आने वाले डिक्टेटर याया खान हों या जनरल ज़िया हों या परवेज़ मुशर्रफ हों, अयूब मॉडल पर कारबंद रहे। इस वक्त तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी सेटअप की मुखालिफत कर रही है, क्योंकि ऐसे किसी भी सेटअप से नून लीग सियासी शहीद बन सकती है, पीडीएम को फेस सेविंग मिल सकती है, लेकिन पीटीआई की मकबूलियत में कमी और वोट बैंक मुतासर होने का खदशा है। इस सारे मामले को हाई साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी के इस दावे से कि उन्हें अब्दुल हफीज शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर समेत कई माशी माहिरीन को बुलाकर 6 माह से 2 साल तक के लिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के सेटअप के हवाले से मीटिंग की गई है, तो हमने उन्हीं को ही अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। वालेकुम सलाम। शब्बर साहब, आपने कहा था सर कि जुम्मे तक बड़े फैसले हो जाएंगे और आज जुम्मा है, एक अहम मीटिंग हुई है, जो फैसले होने थे सर वो हो गए? देखिए देखिए पहली बात तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं किसी मीटिंग के होने या ना होने को कंफर्म नहीं कर रहा। दूसरी बात, आपने जो इतनी लंबा प्रीएम्बल टेक्नोक्रेट का बोला है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पाई हैं और ये इस तरह की कोई बात नहीं है जो आप बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा केयर टेकर आएगा उससे कुछ फैसले कराने हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ये आप जो इतनी लंबी कहानी आपने प्रेजेंट की है, उससे लगता है कि किसी की कुछ लोगों के टांगे बड़ी कमजोर हैं और उनकी सियासी लोगों की टांगे कांप रही हैं कि वो अपने निज़ाम को चला नहीं पा रहे हैं। हम किसी टेक्नोक्रेट या गैर आइनी निज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं और ना हमने इसके बारे में कभी सोचा है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आईएम का प्रोग्राम डीरेल हो चुका है और अगर आपने जनवरी से मार्च तक इसको एक्सटेंड किया तो पाकिस्तान एक तबाही के दहाने की तरफ चला जाएगा। आप मार्च में इलेक्शन अनाउंस करें, 4 महीने के लिए केयरटेकर ने आना होता है, उनको आने दें, जो भी आता है XYZ, किसी जवाबदार को ले आएं, किसी PN को ले आएं, उससे फैसला कराएं और अगली गवर्नमेंट आए उन्हें हवाला करे। ये जो आपने इतनी लंबी कहानी प्रीएम्बल में दी है, इसका कोई बुनियाद ना, इसकी कोई वजह है ना, ये कोई सही आपका तज्जिया है। इस पर मैं आपसे बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, मगर आप लोगों का मसला ये है कि आप राई का पहाड़ बनाते हैं और असली चीज शब्बर साहब जो मेरा इब्तिदाइया था ना सर, वो सिर्फ आपकी बात पर नहीं था। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से टेक्नोक्रेट सेटअप की ऑफर की गई है उन्हें, तो ये उस पर मैंने एक पीछे हिस्ट्री भी बताई सर। सुन ले मेरी बात। तहरीक इंसाफ जो कह रही है, उनको अगर इतना खौफ है
कि टेक्निकल अपने अगर इतना खौफ है उनको कि टेक्निकल और कोई डिरेल कर देगा, तो वो फिर उनको सोचना चाहिए कि उनकी सियासी हैसियत क्या है, वो सियासी पावर है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी सियासी पावर को। और एक दो आदमी मिलके कोई फैसला नहीं कर सकते। ये जो उनका रिएक्शन है, ये उनकी कमजोरी जाहिर कर रहा है, ये उनकी ताकत जाहिर नहीं कर रहा है। अच्छा सर, जिस मीटिंग का तस्करा आप कर रहे हैं शबर साहब, जिस मैंने किसी मीटिंग का तस्करा नहीं किया है। मैंने आपसे किसी मीटिंग का तस्करा नहीं किया है, आपने किया है। अच्छा सर, मैंने आपसे किसी मीटिंग का तस्करा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से जो तस्करा हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने किसी मीटिंग का तस्करा नहीं किया। अगर मैंने कहीं किया हो तो आप मुझे बताएं किसी रिकॉर्ड पर। लोग अगर ये कह रहे हैं कि बातचीत तो हर एक से होती रहती है, और क्या हमें किसी से बात करने का हासिल नहीं है, या कोई तजवीज़ देने का बता सकते हैं कि कितने लोगों से बातचीत हुई है, या आप समझते हैं कि अभी मजीद मुशावरत होनी है, मजीद चीजें तय होनी है सर? अभी इस चीज से क्या फर्क पड़ता है आपको? आप बुनियादी सवाल करें कि आपका सवाल क्या है। सर मुझे ये बता दें कि ये जिस आप कह रहे हैं कि आपने तस्करा नहीं किया है, हालांकि जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हो रही है या जुमे तक एक बड़े फैसले हो जाने, ये तो सर आपने कहा था ना, तो मैं उसी तनाजुर में आपसे पूछ रही हूँ कि आज अहम फैसले हो चुके हैं सर, या अभी मजीद उस तनाजुर में कुछ मीटिंग्स होनी है, कुछ मजीद लोगों से मीटिंग्स होनी है सर? मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आज पहली नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है, मंडे को दोबारा होगी। इस पे बात तो आप पूरे पैराए को समझ लें। आज मैंने एक डिटेल इंटरव्यू दिया है 24 न्यूज़ पे जनाब उसको नसीम जहरा साहिबा को, उससे मैंने मुख्तलिफ ज़ाविये इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप अभी भी बात को नहीं समझ पा रही हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग सियासी बातें कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान को की माशी हालत को पाकिस्तान आज के तनाजुर में देखते हुए उसको इस बहरान से निकालने की बात कर रहा हूँ। सवाल कॉम्पिटेंस और टेक्निकल गवर्नमेंट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो फैसले अफोर्ड कर सकती हैं जो हमें करने हैं। सवाल इस सवाल को अगर आप इस तरह में देखेंगी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। अगर आप इस सवाल में नहीं देखेंगी तो आपको बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। शबर साहब, आप इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रहे हैं सर? आपकी अब्दुल हफीज शेख के साथ मजीद एक दो लोगों के साथ कोई एक अहम मीटिंग नहीं हुई जिसमें 6 माह से 2 साल तक के लिए किसी सेटअप के हवाले से बात हुई हो? आप तस्दीक कर रहे हैं? ना मैं तस्दीक कर रहा हूँ ना तरदीद कर रहा हूँ। ये मेरा जाती राय हक है कि मैं बात अपनी जाती मीटिंग्स को अपनी जात तक रखूँ। सही सर, आपकी बात से लोगों को समझ आ गया है सर। वजीर कानून साहब के मुताबिक अरे यार, वजीर कानून साहब को क्या बातें कर रहे हैं वजीर? आप मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हफीज शेख साहब का क्या कह रहे थे? आप वो बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए। हफीज शेख साहब के साथ मेरी रेगुलर मीटिंग होती रहती है, मुर्तज़ा बाकर के साथ मेरी मीटिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। हम लोग मिलते रहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात को समझते हैं। हम कोई इंडिया के शहरी तो नहीं है ना। अगर आप बताना चाहें वो मीटिंग कहाँ हुई है सर? नहीं तो हम इंडिया के शहरी भी नहीं है ना इसराइल के शहरी है, तो हमें हक तो हासिल है ना कि हम पाकिस्तान के बारे में सोच सके और साथ बैठ सके। ये तो हक हासिल है ना हमें। चलिए आगे चलें मैडम। सर, जो पाकिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा सोचने का दावा करते हैं उनके साथ हुई है मीटिंग? नहीं सर, ये भी गलत, आपकी गलतफहमी है। ये भी गलतफहमी है। कोई ना वो भी पाकिस्तान के मालिक नहीं है, कोई पाकिस्तान का मालिक नहीं है, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई पाकिस्तान के साथ वफादारी का सर्टिफिकेट ना मुझे आपसे चाहिए ना उनसे चाहिए, ना मुझे पाकिस्तान की खिदमत का सर्टिफिकेट किसी से चाहिए। मैं अपनी जात पे मुतमईन हूँ और मुझे पूरा हक हासिल है अपनी जात। ठीक, बहुत शुक्रिया शबरजादी साहब, माहिर मईशत हैं, आप साथ मौजूद थे। लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। चेयरमैन FBR साबिक रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर दाखिला हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सर, DG रेंजर्स ने कराची में ताजिरों से मुलाकात की। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी मईशत पर ब्रीफिंग ली गई। मईशत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी सर अब तशवीश दिखाई दे रही है। टेक्नोक्रेट सेटअप की बात तो पिछले 1 साल से वक्तन फवक्तन होती रही है। पहले की तरह सर ये अब भी ये शोशा छोड़ा गया है या वाकईतन इस पर काम हो रहा है? आपकी क्या इत्तलात हैं शेख साहब? देखें, हुकूमत टेक्नोक्रेट की बात इसलिए कर रही है कि वो इलेक्शन से फरार होना चाहते हैं।
27 किलोमीटर के बल्दिया में तो रेफरेंडम से डर गए हैं जो इनके खिलाफ होने जा रहा था, और हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे। और टेक्नोक्रेट सारे मईशतदान ये कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी एक्सपर्ट आकर क्या करेंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर माशी टेक्नोक्रेट या जो कुछ भी है वो कोई बात कर सकते हैं, वरना तो मुल्क और दल में फंस जाएगा। सर 6 माह से 2 साल तक के अबूरी सेटअप बनाने के हवाले से और सारे मुश्किल फैसले उनसे करवाने की बातें हो रही हैं, आप ऐसा कोई सेटअप देख रहे हैं शेख साहब? मैंने आज नून को भी सुना है और पीपल्स पार्टी नून के लॉ मिनिस्टर को सुना है, और वो ठीक बात है कि टेक्निकली आइन में टेक्नोक्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक पीपल्स पार्टी के भी 2 अहम लोगों को सुना है, अगर वही नहीं मान रहे तो दुल्हन वो जो पियामन भाई अगर अपने घर वालों को ही नहीं कबूल, हम तो हमें तो वैसे ही कबूल नहीं है। शेख साहब वैसे अभी 1 हफ्ता पहले की बात है जब खान साहब को लग रहा था कि मार्च अप्रैल तक एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा देगी उनके मुताबिक, अब ये टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है, तो सर ये 1 हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ है शेख साहब? मेरी 6-7 दिन 8 दिन हो गए खान साहब से बात नहीं हुई। अच्छा सर, ये जनरल बाजवा के हवाले से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि वो कैसे इमरान खान साहब को नाअहली से बचाने की कोशिशें करते रहे, कैसे उनकी हुकूमत बनाई गई, फिर कैसे उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन अब जो कुछ इमरान खान साहब जनरल बाजवा के हवाले से कहते हैं सर, परवेज इलाही उसे एहसान फरामोशी कह रहे हैं। बाजवा साहब के हवाले से आप इमरान खान के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं शेख साहब? मैं फौज और अदलिया पे बात नहीं करता, मैं सियासत पर बात करता हूँ। सर 11 जनवरी के बाद वैसे पंजाब की सूरत हाल और असेंबलियों की तहलील के हवाले से आप क्या पेशगोई करेंगे? देखें 11 जनवरी इमरान खान तो मुतमिन है, तो इमरान खान के साथ हूँ। इमरान खान कह रहा है कि उनको यकीन है कि असेंबलियां तहलील होंगी, और जो इमरान खान का फैसला है मेरा भी वही फैसला है। अच्छा सर, कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कई अरकान अपने इस्तीफों से मुकर गए हैं और इमरान खान साहब ने स्पीकर से राब्ता करने वाले पार्टी अरकान के नाम भी मांग लिए हैं। शेख साहब ये क्या हुआ है? मेरा एक वोट है, मैं तहरीक इंसाफ के नहीं इमरान खान के फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मैं एक वोट की सियासत करता हूँ, बाकी जो नहीं खड़े उनका इंटरव्यू आप कर लें। शेख साहब आखिर में सर, कराची में MQM के तमाम धड़ों को एक करने की कोशिशें हो रही हैं, इसके पीछे शेख रशीद साहब का क्या ओपिनियन है? क्या मकासद देख रहे हैं आप? कौन है इसके पीछे? जो भी इसके पीछे है, जो भी मकासद हो, वोट लोगों ने इस बार देने हैं, और लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब लोगों के उम्मीदों के जो तर्जमान जो है वो असेंबलियों में आएंगे, और पाकिस्तान जो है वो अहम फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। प्रोग्राम में कहते हैं कि इस बार जो है वो वोट अवाम ने देने। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आगे बढ़ती हूँ नाज़रीन। गवादर में जारी एहतजाज के बाईस सूरत हाल इस वक्त मामूल पर नहीं आ सकी है। गवादर और मुल्का शहरों में दुकानें मार्केट्स बंद हैं, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस, इसके बाद बिजली की फराहमी ये भी मुअत्तल हो गई है। हक दो तहरीक सड़कों पर है, सैकड़ों अफराद बाहर निकले हुए हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, उसमें से एक एहलकार शहीद भी हो गए हैं। मुजाहिरीन ने चंद रोज़ कबल मेन हाईवे भी बंद कर दी थी। सिचुएशन को कंट्रोल कैसे कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट? ज़िया लांगफ साहब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहूँगी। ज़िया साहब आप कह रहे हैं सर गवादर के हालात ख़राब करने में गैर मुल्की ताकतों के मुलव्विस होने का जायज़ा ले रहे हैं, तो क्या मौलाना हिदायतुर रहमान या तहरीक हक दो तहरीक के रहनुमाओं के किसी से डिक्टेशन लेने के शवाहिद मौजूद हैं आपके पास लांगफ साहब? देखिए, हम वो बात करेंगे, हम रियासत ने हम ना किसी पर सियासी तौर पर किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि किसी हम शवाहिद के ऊपर और कानून के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन हमारे अपने बेसित इंसान कुछ सोच और जहन में भी कुछ आ जाता है। हमें शवाहिद तो कुछ ऐसे मिले नहीं हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों को देखकर ज़रूर उसको नोट कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम तमाम मुतालबात मान लेते हैं, हमारे साथ एग्री किया जाता है
कि हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमसे नोटिफिकेशन कराए जाते हैं, 10 दिन बाद मुतालबात चेंज हो जाते हैं, फिर वो हम हल करते हैं, फिर ऐसे मुतालबात लाते हैं कि फिर हम इनमें से कुछ हल ना करें। तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसे वो माइंड सेट है जो इन चीज़ों को अच्छा करने की बजाय बिगाड़ता है ताकि रियासत कहीं ना कहीं फंस जाए। नहीं तो गवादर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और बिजली क्यों बंद की गई है सर? देखिए उसमें ऐसे होता है ग्वादर हमारा बहुत सेंसिटिव शहर है। ग्वादर में इस वक्त जो है हमारा पोर्ट है जहाँ आपको पता है कि आ रहे हैं लॉन्चेज, उसमें जो है इंपोर्ट का सामान आ रहा है। उधर चाइनीज़ का सेटअप है, उधर पीसी होटल में बाहर के सयाह मेहमान आते हैं, उधर हमारे फोर्सेस का सबका सेटअप है। तो वहाँ पुलिस और लेवीज़ अपने तरीके से जो मौलाना साहब ने कोशिश की थी कि ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जिससे ये सब तंग हो, तो उस सेटअप को ठीक करने में कभी कहीं अगर कोई मोबाइल सर्विस से मसला हो जाता है या किसी ऐसे मसले, तो वो हर जगह ये चीज़ अपना ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। सर हक दो तहरीक के कोई ऐसे मुतालबात भी हैं जो आपके लिए मानना मुमकिन हो? हमने तो मान लिए, मुमकिन क्या, हमने तो मुतालबात सारे मान लिए। वो जो मुतालबात हैं अभी फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार तो मेरे पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार तो मेरे पास नहीं है, उनसे मैं जाके बात करूंगा। इनको उठा के इधर वज़ीर आला साहब ने A to Z सारे मसले इनके हल कर लिए, वो इनको पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मसले को तूल देना चाहते, मसले को हल करना नहीं चाहते। सर हक दो तहरीक के मुतालबात में जो कुछ अहम है ना वो ये कि बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद से गैर कानूनी माहीगीरों को रोकना चाहते हैं, वो लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं, वो ईरान के साथ मकरान के लोगों को सरहदी तिजारत में रियायतें चाहते हैं, गवादर समेत मकरान से मुनशियात का खात्मा, स्कूल्स और ऐसे मकामात से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों का खात्मा चाहते हैं और कुछ दीगर। उनमें से कितने मुतालबात हैं जो पूरे हो सके हैं? ये कल अभी तो मैं इधर आया हूँ एक विजिट पर अपने PDMA के ऑफिस। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल से वो उनके डिमांड लाए थे, जो मैंने सारे साफियों को, सारे चैनल्स को तसल्ली से ब्रीफ की कि ये इनके डिमांड्स हैं, ये सूबाई हुकूमत के उसमें आते हैं, ये हमने हल कर लिए हैं, और ये फेडरल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं इख्तियार में, उनसे हम कांटेक्ट में हैं। इससे हमें ईरान से बात करनी होगी, इससे हमें सिंध गवर्नमेंट से बात करनी होगी। तो वो सब डिटेल मैंने बता दी है। उसमें आपके तमाम साफ़ी हज़रात जो इस चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उनको पता है कि इसमें सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ या काम नहीं हो रहा। ज़िया साहब, आपने हक दो तहरीक के लोगों से मुज़ाकरात तो किए हैं सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें उनके जो सरबराह हैं वो और हम लोग शामिल नहीं थे, तो फिर कैसे ये मामला हल हो सकता है? बेहतर ये नहीं है कि आप उनके सरबराह और दीगर कायदीन के साथ मुज़ाकरात करें? हम बिल्कुल उनके पास गए, उनके टेंट में गए। हमारे यहाँ बलूची रवायत में भी है कि कोई कातिल भी अगर आपके घर आए, आप उसको बैठोगे, अल्लाह वाल करोगे, खैर से आए हो। ये कह रहे थे कि मैं ज़िद में हूँ, मैं अपना ज़िद कायम कर रहा हूँ कि आप लोग लेट हो। आप लोग किस तरह लेट हो? कमिश्नर आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, सेक्रेटरीज आपके साथ रब्ते में हैं, DC आपके साथ रब्ते में। ज़रूर नहीं कोई मिनिस्टर आपके साथ, ये सारा सरकारी मशीनरी है, फैसले सारे गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। वो कोयटा से ही हम कर रहे हैं, तो वो उस आवाम के हकूक़ को एक ज़ाती अना का मसला समझकर एक कमेटी भेजी। हमने उस कमेटी के साथ बैठ के उधर ही सारे मसले हल कर लिए। सर मौलाना हिदायतुर रहमान कह रहे हैं कि जब तक हमारे कायदीन को रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तो क्या हुकूमत इन गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का सोच रही है? और जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर गिरफ्तारी की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? देखें अभी अवाम के मुफाद में फ़ैसले कर लिए गए हैं, जो कल मीडिया को तफसील से बता दिए गए कि ये फ़ैसले कर लिए। अभी न किसी को मुज़ाकरात का कहा गया है और न अभी किसी को मुज़ाकरात का कहा जाएगा। मसले हल किए जाएंगे, मसले हमारा हक है अवाम का कि हम अपने अवाम के मसले हल करें, वो कर लिए जाएंगे। मुज़ाकरात का किसी को कहा भी नहीं गया।
आप कह रहे हैं मुज़ाकरात भी हो गए हैं, मुतालबात भी पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हक दो तहरीक है वो सड़कों पर है, वहाँ पर बिजली भी बंद है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस भी बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है। तो सर जो असल मसला है वो ये है कि गवादर हब बनने जा रहा है, माशी हब बनने जा रहा है, वहाँ के मसाइल भी हल होने चाहिए। वहाँ पर जो मामलात हैं उनको बैठ कर अफाम तफहीम से मामले को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हमारे सरबराहान के साथ या हमारे कायदीन के साथ मुज़ाकरात और बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो हुकूमत है वो ये समझती है कि मुज़ाकरात भी हो गए हैं, मुतालबात पूरे हो भी चुके हैं और मजीद भी हो जाएंगे। तो इसका इंतजार किया जा रहा है कि कब तक मसला हल होगा, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी सामने आ रहा है कि हक दो तहरीक जो इस वक्त सड़कों पर है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि उनकी जानिब से भी हथियार उठाए गए हैं। तो मुज़ाकरात का रास्ता दोनों तरफ से होना चाहिए, उस तहरीक की तरफ से भी और यहाँ हुकूमत की तरफ से भी, ताकि ये मसला हल हो सके और एक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है, बनने जा रही है। वहाँ पर एटलीस्ट कोई मसला नहीं होना चाहिए कि दुश्मन उससे फ़ायदा उठाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।